नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। सर। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। खैरियत सब। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, शुक्र है, गुजर रही है। जी अ, प्रज्ञा अरोड़ा जी, आप इससे पहले थी मेरी किसी क्लास में, डिप्लोमा में या एडवांस डिप्लोमा में? जी सर, दोनों साल थी। हेलो सर। हम्म। और मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा है जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है। सोनाली शर्मा जी। हम्म। हाँ हेलो। जी सर। अच्छा। खो सोनाली शर्मा जी, आप थी लास्ट सेशन में हमारे साथ, डिप्लोमा में या हाँ एडवांस में किसी में? जी सर, जी सर। गुड। पर्शियन क्लास में नहीं थी आप में से कोई भी इसके पहले? जी सर, हाँ जी। है ना। अच्छा, प्रज्ञा अरोड़ा जी। हाँ जी सर, मैं भी थी सर लास्ट ईयर हाँ, उसमें थी आप, क्या कहते हैं, एडवांस एडवांस डिप्लोमा। में। जी सर। अच्छा जी। हाँ, आपसे तभी बात हुई थी। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी हैं अपने पास, अपने ग्रुप में। राहुल शर्मा। हाँ जी सर। हाँ जी। राहुल शर्मा जी, खो। सो फ्रेंड्स, मैं ये जान सकता हूँ आप लोगों का हर एक का क्या मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा, क्या आपको लगा आपके उर्दू तो बहरहाल थोड़ा वक्त गुजारा उसको सीखने में, फारसी भी सीखनी चाहिए, तो क्यों सीखनी चाहिए फारसी? कितनी इम्पोर्टेंट है फारसी आपके लिए? प्रज्ञा जी से शुरू करते हैं। सर वैसे इन जनरली उर्दू ने काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा दिया है लैंग्वेजेस को लेकर, और इतना अच्छा सिखा रहे हैं आप लोग, तो इंटरेस्ट भी था। दूसरा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जब आप पढ़ाते थे एडवांस डिप्लोमा, तब आप भी बताते थे कि ये फारसी से ओरिजिन का है या अरेबिक ओरिजिन का है। तो उस तरह से भी इंटरेस्ट जागा कि और डिटेल्स और ग्रामर इस लैंग्वेज की सीखनी चाहिए। और कोर्स क्योंकि दर्शन एकेडमी करवा रही है, तो इससे अच्छी और बात क्या होगी कि वी स्टे कनेक्टेड विद द एकेडमी। तो ये सारे रीजन। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। मान लीजिए आपने सीख ली, ठीक है, क्या यूजेज क्या है आपके जहन में इस जबान का? सर मतलब अभी तो यही है कि पढ़नी आनी चाहिए। अगर कहीं कुछ लिखा होता है तो वी कैन रीड इट। महाराज जी की बुक्स एक एक वो है कि इंस्पिरेशन तो है कि ये बुक्स पढ़ते हैं। उसके अलावा भी इट्स लाइक किसी भी लैंग्वेज में कमांड हो तो अच्छा ही लगता है कि आप कहीं जा बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल। पढ़ रहे हो, तो एक लैंग्वेज आ गई, आपको कंट्रोल आ गया। तो उस तरह दैट्स से फाइन, ऐसे सोचते हैं। दैट्स फाइन। सोनाली शर्मा जी, आप बताएं, सर आपका मेरा क्या तो कहना है? मेरा सर पीएचडी का टॉपिक ही उर्दू सूफी पोइट्री और पंजाबी हाँ सूफी हाँ पोइट्री हाँ की हाँ हाँ, कंपैरेटिव मुझे याद स्टडी आया, है। कुछ बताया था, आई मीन शायद एकता जी ने बताया था कुछ, क्या टॉपिक की जी बात सर। आई थी कुछ तो आपकी सर है? अच्छा उसमें अच्छा अच्छा। उर्दू में जो और सोर्सेज मुझे हो सकता है उर्दू के ना मिले, ओरिजिनल पर्शियन में मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि पर्शियन भी मैं सीख लूँ। आप हिस्ट्री से कर रही हैं पीएचडी? नहीं सर, पंजाबी। पंजाबी, अच्छा अच्छा जी। अच्छा, गुड। हिस्ट्री में जो लोग मिडिल पीरियड में डील करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें फ़ारसी आए, अदरवाइज वो हम्म। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो जाएंगे, फिर भी फर्स्ट हैंड हम्म। रेफरेंसेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर वो फ़ारसी नहीं जी जानते, सर। तो दिस इज़ फैक्ट। हाँ तो जी। राहुल शर्मा जी, आप बताएं। सर मेरा भी यही वो है, आउट ऑफ उर्दू ही इंटरेस्ट बना है। और अ, मतलब मुझे ये है कि क्योंकि हम जब उर्दू सीख रहे थे तो हमारी लैंग्वेज तो वो आम बोलचाल वाली ही है, बट ये इसका सिंटैक्स भी डिफरेंट होगा, कुछ अलग हट के चीज़ होगी, तो एक आउट ऑफ इंटरेस्ट ही एक्सप्लोर करने के लिए। हम्म। आप शेर वेर भी कहते हैं? अ, हाँ जी सर, मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी थी, शायद आपको भेजे भी थे कुछ। आपने उसको। वही मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि आप ही हैं या कोई और कैरेक्टर कौन था, इसलिए मैं बार बार राहुल शर्मा से रिकॉल हो रहा है जहन में मेरे। जी सर। जी जी जी, दैट्स फाइन। तो उसको आपने जारी रखा हुआ है, स्टॉप तो नहीं किया है भाई? सर बीच में थोड़ा-सा स्टॉप हो गया क्योंकि ऑफ़िस का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट सर मैंने एक 1 सेकंड। अ, सर किसी की रिकमेंडेशन पे मैं ये बुक लेके आया था,
तो इसमें कुछ उरूज़ वगैरह की बातें थीं, तो उसको मैं आजकल पढ़ रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था कि ये कैसे बहर और उरूज़ को मेंटेन किया जाए और तो ये उसको पूरी किताब नेचुरली। हिंदी में ही है? हाँ जी सर, ये हिंदी में ही लिखी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उन लोगों के लिए लिखी है जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। अच्छा तो अच्छा बहुत, अच्छा। क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया है इन्होंने किताब, तो इस वज़ह से इसमें लाइक वज़न वगैरह। ट्रांसलिटेशन टाइप का है, हिंदी स्क्रिप्ट है सिर्फ, आई मीन लिपि है, बाकी अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल किए होंगे समझाने के लिए यस, इन्होंने। यस, हाँ, हम्म, वो टेक्निकल डिमांड है, वो डिस्कशन ही ऐसा है कि उसके बगैर होगा नहीं वो। राइट, सही। ट्रू। ठीक है, दैट्स फाइन। और जी देखते हैं हमारी क्लास में और कौन कौन है। रघुवीर शाह जी आप बताएं। आप तो आई थिंक थे हमारी क्लास में, उसमें एडवांस में थे या पर्शियन में भी थे? एडवांस में थे सर, पर्शियन में नहीं एडवांस है। में थे, अच्छा 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 अच्छा। हम्म। चलिए बहुत अच्छी ये बात सब है। पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब पर्शियन भी जरूरी है आई थिंक सो। जी महाराज जी 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 जी। पर्शियन में भी हैं, तो आई थिंक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा हमें बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल आपकी में। बात सही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम्म। और कोई रह जाता है हमारी क्लास में? धनवती जी। जी जी सर। जी जी सर, बताएं। मुझे जैसे आप कि एडवांस में थी जी, मुझे याद है। जी 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 सर। जी। हम्म। तो मुझे लैंग्वेज लर्निंग का बहुत शौक है सर, तो मुझे अलग अलग लैंग्वेज सीखना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था सर, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, हर लैंग्वेज हम्म, सीखने का शौक है मुझे। तो मैंने हम्म, कहा दर्शन एकेडमी की तरफ से जैसे इंग्लिश की भी ELP क्लासेस भी चली थी, तो वो भी मैंने अटेंड करी थी सारी। उसके बाद उर्दू की भी चली, तो सर वो भी मैंने कंटिन्यू रखा। मैं चाहती थी, मैंने कहा चलो मतलब इसका बेनिफिट उठाया जाए, तो फिर पर्शियन भी मैंने कहा स्टार्ट कर देते हैं। बहुत आप अच्छी बात जैसे। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्म। अच्छी बात है। तो अब साथियों बात यह है कि आप जिस जबान की क्लास में बैठे हैं इसको इन वेरी ब्रीफ मैनर में आपको बताऊं, इसको उर्दू की माँ कहा जाता है, और ये उर्दू को इसकी इस जबान की बेटी कहा जाता है। ठीक है, वो इस तरह से भी कि इवन द नेम उर्दू इटसेल्फ, ये अपने आप में फारसी लफ्ज है और टर्किश भी है। आई मीन टर्किश में उर्दू के अलग माना है। ठीक है, टर्किश में उर्दू के मीनिंग है लश्कर के। लश्कर समझते हैं, जो आर्मी होती है, पूरी फौज, उसे लश्कर कहा जाता है। अगेन इट्स पर्शियन वर्ड, ठीक है ना, लश्कर। और उर्दू का ये जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ उर्दू जो नाम है हमारी ज़बान का, उसको फ़ारसी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ़ारसी का लफ्ज़ भी है, और फ़ारसी में उर्दू के माने होते हैं टूर के। जो टूर जाता है कहीं घूमने के लिए या पिलग्रिमेज पे जाता है उसे उर्दू कहते हैं, या एकेडमिक ट्रिप होती है तो उसे उर्दू अकादमिक कहा जाता है, या उर्दू ज़ियारती कहा जाता है, पिलग्रिमेज टूर को। सो उर्दू लफ्ज़ फ़ारसी में भी है। इट मीन्स के इवन जो नाम है हमारी ज़बान का उर्दू का वो भी फ़ारसी है, और उसके अलावा जो सही माना में उर्दू है उसके 70% वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम पर्शियन। बहुत बड़ा परसेंट होता है, यानी आधे से ज्यादा अल्फाज आप जिस जबान से ले रहे हो, इसीलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया। अदरवाइज उर्दू में तो अरबिक वर्ड्स भी हैं, उर्दू में हिंदी भी है, उर्दू में संस्कृत भी है, उर्दू में आज की कंटेम्प्रेरी उर्दू में कभी कभी अंग्रेजी जबान का लफ्ज इस्तेमाल करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि और कोई उनके पास रहता नहीं है एक ऑप्शन के कोई सही तरीके से उसको इस्तेमाल। जैसे मैंने अभी बोला, मेरी जबान पे बाई डिफॉल्ट ऑप्शन आया लफ्ज। अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ मगर मुझे लगा कि यहाँ पर ऑप्शन के बजाय कोई भी लफ्ज बोलूंगा तो या तो वो गाढ़ा होगा, या तो आपको लगेगा कि ये क्या बोला है इन्होंने भी यहाँ पर। तो अब इस वक्त की जबान की डिमांड और इसका तकाजा ये है कि मैं ऑप्शन ही बोलूँ। ठीक है, तो ये इन ब्रीफ फारसी के बारे में अर्ज कर दूं कि यह है मसला फारसी का। दूसरी बात बहुत अहम यह है, फारसी के ताल्लुक से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो ये कि अगर ये हिस्टोरिक सच्चाई है और सब जानते हैं और एकेडमिक फैक्ट है कि हमारे अपने देश की, आई मीन अनडिवाइडेड इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, यू कैन से 800-900 साल से ज्यादा की हिस्ट्री, ठीक है, किसी एक इतने बड़े उपमहाद्वीप की और इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट की लगभग 1000 साल के आसपास की तारीख और हिस्ट्री और इतिहास किसी जबान में अगर लिखा गया हो, महफूज हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी
जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है उस जबान से जुड़ जाती है। ठीक है, उस जबान से हमारा एक रिश्ता हो जाता है, इसलिए कि हमारी तारीख, हमारा इतिहास और उसका इतना बड़ा एरिया, लगभग 1000 साल का, उस जबान में महफूज है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि एक दायित्व बनता है एक हिंदुस्तानी का या इस पूरे रीजन में रहने वाले का, कि उसे अगर इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट है कि हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी क्या है और हमारे दस्तावेजात की ज़बान में लिखे गए हैं, तो हमें उस ज़बान को सीखना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप हिंदुस्तान में किसी भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट में आप जाएं, दिल्ली से शुरू करें, आगरा जाएं, जयपुर जाएं, आप नॉर्थ इंडिया में जाएं, चाहे आप कहीं जाएं, आप मेजॉरिटी ऐसी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की है जहाँ जो भी स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ है इसको डिफाइन करने के लिए कि ये क्या है, वो फारसी में है। आप राष्ट्रपति भवन से शुरू करेंगे ना, अभी आज के राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा हूँ मैं, आज के राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो कि बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, कहीं नाम, कहीं कोई और चीज़ें हैं, वो एक अलग, एक अपना एजेंडा है, वो एक अलग इशू है, वो हमारा अभी प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने का। बट अभी भी आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन के हॉल में सारे अशार चारों तरफ फारसी में लिखे हुए हैं। अभी अभी आप विजिट करें चाहे किसी मौके पर, ठीक है ना। ठीक है, वो एक अलग नैरेटिव है कि वो मुगल गार्डन हो गया कुछ और, ठीक है ना। आई मीन वो जो था राष्ट्रपति भवन के जो रास्ता जाता है राजपथ, वो कुछ क्या हो गया, कैसे वो एक अलग। बट ये कि चीज़ें जो हैं जितनी भी आपको मिलेंगी, आप लाल किले जाएं, आप कुतुब मीनार जाएं, आप ताजमहल जाएं, आप कहीं भी जाएंगे, आपको सारा जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है वो फारसी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इस लिहाज से हमारी अपनी जो आई मीन इतिहास की धरोहर है, उसको भी समझने के लिए कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि आप फारसी जानें और सीखें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक कंट्री में, वो भी छोटे मोटे कंट्री में नहीं, इंडिया जैसे मुल्क में, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया जैसे मुल्क में, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और सरकारी तमाम तर करस्पॉन्डेंस 800 से ज्यादा बरसों तक सिर्फ फारसी में होती रही। इमेजिन, मतलब क्या जन्मा होगा लिटरेचर इसके बाद, फिर क्या हुआ होगा हाल। मे बी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ आपके लिए रघुवीर जी, इस वक्त इंडिया में अभी इन हालात के बावजूद भी कि जितनी भी नेशनल म्यूजियम्स और बड़ी बड़ी एशिया की टॉप लेवल की लाइब्रेरीज हैं इंडिया में, राजारामपुर लाइब्रेरी, खुदा बख्श पटना, और जिसे कहना चाहिए सब जो एशिया में, दुनिया में नाम है, इनका दूसरे तीसरे नंबर पे हैं ये। और इनकी इनके तई जो अप्रोच है हमारी आई मीन गवर्निंग बॉडीज की थ्रू आउट लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है ना, उनको आप जाने दीजिए क्या हशर है उसका, और कहाँ से कंट्रोल हो रही है, कैसे चलाई जा रही है। फिर भी हमारे पास पर्शियन स्क्रिप्ट की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो उन मुल्कों से कहीं ज्यादा है जिनकी नेशनल लैंग्वेज फारसी है। डू यू नो सही दिस? सर। डू यू नो दिस? बस आई मीन आपने ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है। अफगानिस्तान की दूसरी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेम टाइम, पश्तो और फारसी। एक फारसी एक जबान उनकी फारसी है। ताजिकिस्तान की आम जबान फारसी है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान और कौन कौन, कजाकिस्तान, ये सारे जो हैं वो सारे फारसी अल्फाज से भरे पड़े हैं। इन्होंने, ठीक है, रशिया के आई मीन इन्फ्लुएंस में आके स्क्रिप्ट उन्होंने चेंज की, वरना खुद टर्की राइट टू लेफ्ट फारसी की तरह लिखी जाती थी। 40 ईयर्स बैक उन्होंने अपने आप को यूरोपियंस के साथ चेप देने के चक्कर में अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर ली, रोमन कर ली उन्होंने, अदरवाइज दे वर राइटिंग इन पर्शियन, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। और वो आज तक राइट। उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका टर्किश का। और वो एक अलग मौजू है, मैं बार बार उधर जाता हूँ। एंगल बनता है जब आप किसी ऐसी जबान की बात करते हैं, तो कोई फॉरेन एंगल आता है उस जबान में, हिस्ट्री का, कहाँ कहाँ ये। तो आप देखें कि इस तमाम तरफ उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में हमारे देश में, हमारे मुल्क में, इतने बड़े मुल्क में, अनडिवाइडेड इंडिया में, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ओवरऑल, वो सारी फारसी में। चुनांचे आज भी मरी से मरी हालत में आप देखें, गवाह, वकील, मुद्दई, मुद्दालय, फलाना सारे टर्म्स फारसी के हैं। इट्स ऑल पर्शियन। वकालत, अदालत, इंसाफ, जो भी आप बोल रहे हैं भाई, सब सब फारसी है, ठीक है। राइट सर। और पंचनामा और क्या नामा और क्या, ये सारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। अब पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, एक एक मिसाल बोली जाती है हिंदुस्तान में, और अगेन मैं कहूँगा अनडिवाइडेड इंडिया में, बिकॉज ठीक है पॉलिटिकली ये सारा बंटवारा हुआ, सारी चीजें हुई, मगर बहरहाल जो 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 फैब्रिक है सोशल और लिंग्विस्टिक,
वो ऑलमोस्ट बहुत कुछ शेयर करते हैं हम लोग पूरे अपने रीजन में, यहाँ से लेके बांग्लादेश और क्या कहते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान और बहुत सारा कुछ, लैंग्वेज के लिहाज से बहुत कुछ अल्फाज और वो सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। एक ज़माने में अभी तक हमने मिसाल सुनी है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, सुना है आपने कभी या नहीं? सुना है सर, सुना है। सुना है आपने, बहुत मशहूर मिसल है। पढ़े कभी लिखे को। सोचा है इसके बारे में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इट वाज अंडरस्टूड दैट इफ एनीबडी इज अ लिटरेट पर्सन इन इंडिया, ठीक है ना, तो दिस इज श्योर कि वो बंदा कुछ जानता हो या ना जानता हो, फारसी जरूर जानता। जानता होगा। इसीलिए मिसाल दी जाती थी, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, यानी अगर पढ़ा लिखा है तो फारसी तो जानता ही होगा, फारसी तो आती ही होगी उसके, चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है। समझे आप? उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कोर्ट लैंग्वेज एंड ऑल दैट, एलीट क्लास जितना भी था इंडिया का, अनडिवाइडेड इंडिया का, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी एरिया से आता हो, आप अपने पुरखों और बुजुर्गों की तहरीर के बारे में सुने और पूछें और जानें अपने अपने घरों में, तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे दादाजी तो फारसी जानते थे, हमारे पिताजी तो फारसी लिखते थे, उर्दू जानते थे। आप समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं वी आर जस्ट ट्रेसिंग द रूट्स, और उससे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझें कि ओरिजिनल जो दस्तावेजात हैं हिस्टोरिकली हमारे अपने, वो किस जबान में हैं। कितने मैनुस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर फारसी के, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, सूफीज्म पे, मेडिसिन पे, और काहे पे और काहे पे और काहे पे, इट्स ऑल इन पर्शियन। कितनी बड़ी धरोहर हमारे पास है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस एंगल से भी बनता है हम लोगों का कि हम उस जबान को सीखें और जानें और समझें। उसके अलावा बहुत ही रिच और बहुत ही लाइवली और बहुत ही अपडेटेड काइंड ऑफ जबान है। मैं बिल्कुल उससे कहना चाहूंगा, वो वाली दुर्दशा नहीं है जो उर्दू की है हमारे अपने देश में। इवन मतलब ठीक है, उर्दू तो एक अनाथ है ना, वो तो एक ऐसी खाला है जिसको छोड़ दिया है उसके भतीज भांजो बेटों ने, है ना। बट जो माँ है, इतना सारा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड और प्रायोजित ढंग से प्रमोट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इवन फॉरेन मिशन में खर्च हुए हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है कि नहीं, हमारी अपने एम्बेसीज में, फॉरेन में। अभी हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में संस्कृत और हिंदी का वो मकाम है नेशनल लेवल पे जो होना चाहिए, या अभी हमें उसे पाना है, उसे भी हासिल करना है। अभी उसमें भी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। उर्दू की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, जो इंडिया के सबसे बड़े उर्दू के क्रिटिक हैं, प्रोफेसर थे, उनका जुमला है, उर्दू की जो अकादमियां हैं दरअसल उर्दू की समाधियां हैं। ठीक है, तो हमारा तो हाल ही बहुत बुरा है। बट जिस जबान का आलम यह है कि वो बहुत ही ज्यादा अपडेट है। मैं अफगानिस्तान के हवाले से बात नहीं करता, चूंकि उनके साथ थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, और हमेशा वो बेसिक चीज़ों के लिए जूझ रहा है कंट्री वो। और भी बात नहीं करता, मैं ईरान की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बताओ, उनके साथ भी कम चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस उनके साथ भी हैं और रहे हैं, बट उनके यहाँ जहाँ तक बात जबान की है, हमारा टॉपिक है फारसी। आप ये देखें कि आज भी वहाँ पर 1000 साल पहले जो फादर ऑफ पर्शियन पोएट्री कहलाते हैं रुदकी, ठीक है ना, जिनको बीएमई पढ़ाया जाता है इंडिया पाकिस्तान दुनिया कहीं भी जहाँ फारसी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, वहाँ बीएमई कोर्स का हिस्सा है उसकी शायरी। 1000 साल पहले जिस शायर ने शेयर किए हैं फारसी में, वो आज की डेट में वैसे ही सुने और समझे जाते हैं। अच्छा सर। अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए आम तमाम जबानों पे अपने यहाँ। 1000 साल पहले। दूसरी बात यह है कि किस कदर ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं अपनी जबान को अपडेट रखने के लिए। हर साल फ्रेश रिकमेंडेशंस आती हैं लिखने को लेकर के, हर साल नए वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसका होता है, फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, लोग काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो एकदम टॉप पे बैठा है आदमी और नीचे तक, वो पॉलिटिशियन है या जो भी है, उसके साथ साथ वो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास, आई मीन साहित्यकार भी है वो, बहुत बड़ा अदीब है वो इंसान, बहुत बड़ा शायर है वो आदमी। ठीक है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि वहाँ के जो गांधी जी हैं, आप वहाँ से अगर शुरू करें, इमाम खुमैनी जिन्हें कहा जाता है, जो जो रिवोल्यूशन लेकर के आए और शाह की डायनेस्टी खत्म हुई, और क्या क्या हुआ। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। उनकी 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 फारसी गजलों पे पीएचडी हो रही है इंडिया में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जामिया में, जेएनयू में, डीयू में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्लरिक एंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ पर्शियन गजल। क्या करेंगे आप इसका? नाउ वट इज जो सुप्रीम लीडर हैं पिछले 30 साल से वहां पर, विच इज
something unique and he's upper than president even. वो उनके कम से कम 2 से 3 दीवान है फारसी के, तो वो गजब के शायर हैं भाई, वो ऐसे वैसे नहीं। वो पूरी साल में एक बार पूरी दुनिया से फारसी शोरा को जमा करते हैं, उनके साथ एक पूरी रात बैठ के शेर सुनते हैं वो। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रैक्टिस। इंडिया का मैंने रिप्रेजेंट किया एज पर्शियन पोएट ऑफ इंडिया, उनके सामने बैठ के, ऐसे आमने सामने। आप मुझे देख रहे हैं, सामने बैठे हैं आप तो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऑफलाइन सामने बैठ के, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि काम कर रहे हैं वो इस लिहाज से, उन्हें जिंदा रखा हुआ है, एंड दे आर वेरी मच ट्रू सेंस में वो नेशनलिस्टिक काइंड ऑफ लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म उनके यहाँ है, अपनी ज़बान को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपने सारी चीज़ों को लेकर के वो उस पर बिल्कुल वचनबद्ध हैं, उसको लेकर के वो, मतलब खाली शोर शराबा नहीं, मतलब दे आर सीरियसली डूइंग समथिंग, और वो दिखता है कि भैया वो है। मतलब अभी इस वक्त पूरी दुनिया में पर्शियन को अब्रॉड में प्रमोट करने के लिए जो क्लासेस होती हैं, उसका जो हेड ऑफिस है और उसका जो चेयरपर्सन है, वो पार्लियामेंट का स्पीकर रह चुका है बंदा, 3 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुका है, और इस वक्त उनकी कंट्री का सबसे बड़ा आई मीन साहित्यकार है वो आदमी, 150 से ज्यादा किताबें उसकी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया हुआ है चीज़ों को, तो उस जबान से हमारा सामना है, हम जो जबान पढ़ने जा रहे हैं वो उस तरह की जबान है। आई एम नॉट श्योर आपके लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट होगी। थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड सबसे ज्यादा लिटरेचर, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो वैसा हो, फिक्शन हो, पोएट्री हो, नॉन रिलीजियस हो, आई मीन सबसे ज्यादा जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है इस वक्त वो पर्शियन लैंग्वेज है। मतलब अजीब कौम है, क्या बातें निकल पड़ी हैं आज मैं आपको बता रहा हूं कि 8 साल जंग रही ईरान के इराक के साथ, रिवोल्यूशन के फौरन बाद 8 साल की जंग के ऊपर कई मिलियन बुक्स लिखी गई हैं। मतलब अजीब कौम नहीं है? आपको लगता है जंग को इनकैशमेंट कर लिया उसने लिटरेचर में, साहित्य में? एक एक किताब का 150, 200 और 300 एडिशन हो गया है। सिर्फ क्या है, उसमें जंग की बहुत ही दिलखराश यादें हैं, किसी माँ की, किसी बेटे की, किसी बीवी की, किसी बच्चे की जिसका कोई मारा गया है जंग में, ठीक है ना। वो पूरी स्टोरी लिख रहा है वो, और किस तरह लिख रहा है कि उसने धूम मचा के रख दी है। मतलब से लोग शेर कह रहे हैं इतने कि वो आई मीन उस 8 साल के ऊपर पिछले 30 साल में इतना लिटरेचर जन्मा है कि 100 साल में नहीं जन्मा होगा, इतना लिखा लोगों ने। आई मीन एक बहुत बड़ी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देना, और उसके बाद उसके अंदर क्रिएटिव एंगल भर देना, और इतना सारा लिखना और छपना और फिर पढ़ा जाना, दिस इज सॉर्ट ऑफ हेल्दी काइंड ऑफ साइन फॉर अ सोसाइटी। मतलब कहीं ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जबान है, और उससे कोई भी जबान हो, कोई भी जबान हो, आप कोई नई जबान सीखते हैं, यानी एक नई दुनिया आपके एक्सेस में आती है। आप अभी तक जिस होल में और जिस जहां पर जी रहे हैं आप, उसके अलावा एक नया यूनिवर्स आपके एक्सेस में आता है। एक ऐसा झरोखा खुलता है जिसमें उस तरफ से हवाएं आती हैं जहां से इससे पहले कभी नहीं आई थी। एम आई राइट और राइट, नॉट? राइट सर। ठीक है ना। तो इस लिहाज से बहुत अहम बात है, और बहुत अहम है ये जबान का सीखना और जबान का जानना और उसे पढ़ना। दूसरे मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी हम में से न शुद्ध हिंदी बोलता है ना खालिस उर्दू बोलता है। आम बोलचाल में इंटेंशनली हम लोग जो बोलते हैं, बात करते हैं, कोई भी शुद्ध हिंदी में बात नहीं करता है, ना कोई खालिस उर्दू में बात करता है। हम लोग हिंदुस्तानी जबान बोलते हैं, आप इसे कोई भी नाम दे दें, मैं उसे हिंदुस्तानी कहूंगा, जिसमें थोड़ी सी हिंदी भी है, थोड़ी सी उर्दू भी है, संस्कृत भी है, कभी कभी इंग्लिश भी है, कभी कभी अननोइंगली इवन अरेबिक भी है, हमें पता नहीं है, राइट ठीक है। सर। बट आप कोई सेंटेंस आम बोलचाल का बोलें, आई कैन टेक आई गारंटी कि आप कोई सेंटेंस बोलें और उस सेंटेंस में आपके कीवर्ड फारसी ना हो, 95% केसेस में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप यूं ही एक्सटेम्पोर अभी कुछ मिला मुझसे बोले, आप कहेंगे क्या हाल है, मैं कहूंगा अभी हाल कहाँ से आ रहा है ये? फारसी वाले कहते हैं हाल शुमा से तो रहे, आपका हाल कैसा है? तो कीवर्ड आपका क्या है? मैं खैरियत से, मुझे मैं मिसाल के तौर पर, खैरियत कहाँ से आ रहा है? ये हिंदुस्तानी लफ्ज है ये। आंख खुलती है, हम पहला काम क्या करते हैं? अब हमने ब्रश करना शुरू कर दिया, मिसवाक कहेंगे तो अगेन फारसी है। नाश्ता करेंगे, नाश्ता फारसी है। आबूदाना खाएंगे, कुछ भी
तनूर से ली हुई रोटी को हम नान कहते हैं, वहां हर रोटी को नान कहते हैं, फारसी लफ्ज है नान। सब्जी से लेके और कौरमा और शौरमा और शोरबा और नान और ये सारी शीरीनी और फिरीनी, ये सब क्या है? जमीन, आसमान, दीवार, दरीचा, पर्दा, कुर्सी, मेज, हवा, सर्द, गर्म, ये सब मैंने जो आपको एक्सटेम्पोर बोला है, किस जबान का लफ्ज है ये किसकी प्रॉपर्टी है ये, और कहाँ इस्तेमाल हो रही है? आप मुझे बताएं। मैंने तो कहीं लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ना, मैंने तो ऐसे बोल दिया ऐसे ही आपको, जमीन, आसमान, सर्द, गर्म, दर, दीवार, मिसाल के तौर पर मेज, फर्श, पर्दा, रोशनी, दरवाजा, ये सारा सब ये किस किस सब जबान के उर्दू अल्फाज हैं ये? उर्दू और फारसी से हाँ, उर्दू और नहीं फारसी का ही देखिए, पहली बात तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव अफेक्शन फॉर उर्दू मैं अर्ज करूं, पहली बात तो उर्दू का कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि उर्दू खुद भी अपनी नहीं है, ठीक है ना? उर्दू खुद भी अपनी नहीं है, ठीक है ना? उर्दू इज ऑल अबाउट टू बोरो समथिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, लाइक शहद की मक्खी जो अलग अलग फूलों से रस चूसती है और उसके बाद एक जबान बना देती है, एक चीज बना देती है, उसे शहद कहते हैं, ठीक उस तरह से उर्दू का मामला है, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं, ये सारे अल्फाज फारसी के हैं, इस्तेमाल उर्दू में होते हैं, अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं बोले नाश्ता करना है, कोई नहीं समझेगा, आप मुझे बताएं, कोई है तभी ऐसा जो समझ कहेगा आएगा। नहीं समझा मैं? सब हाँ। नाश्ता फारसी लफ्ज है। आप में से कुछ लोग हो सकता है पंजाब से हो या पंजाब से कोई खास रिश्ता हो आपका, लफ्ज पंजाब किस जबान का लफ्ज है? पंज प- ऑब, पांच पंजाब हाँ। पानी, पांच पानी, ठीक है? अनडिवाइडेड इंडिया में पांच है, उसके बाद 3+2 है, तीन उधर दो इधर। दरिया है पांच, जो कि डिवाइडेड इंडिया के बाद तीन और दो में तकसीम हो गए, वरना पांच दरियाओं का नाम पंजाब था, जिन्हें पंज आब कहा जाता है। पूरा लफ्ज फारसी का, पूरा फ्रेज पंज इन पर्शियन मीन्स 5, आब यानी पानी, पंजाब, ठीक है? उर्दू को तो जाने दीजिए 70%, हिंदुस्तान के किसी भी रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम उठा लेंगे आप, 40% तक अल्फाज मौजूद हैं। मैं शुरू करता हूं पंजाबी से। क्या किया हाल है, रब दी मेहर है। आपने कभी सोचा की हाल में हाल फारसी है, रब अरबिक पर्शियन दोनों है, मेहर फारसी है, मेहर माने इनायत, मोहब्बत, करम, नवाजिश, फारसी है। तो जफरनामे का कंटेंट नहीं, इवन नाम जफरनामे फारसी है। इट्स काइंड ऑफ होली स्क्रिप्ट एज फार एज आई नो, ठीक है? सो जो कुछ भी हम बोलते सुनते हैं, आई मीन डेली लाइफ में, अपनी बात कर रहा हूं, नॉर्मल लाइफ में, उसका कीवर्ड फारसी है, मगर हमें अंदाजा ही नहीं इस बात का कि ये फारसी है, बोल रहे हैं बस। तो मेरा मानना यह है, आई स्ट्रांगली बिलीव इनटू दिस, के एक इंडियन बच्चे और जवान, मर्द औरत बूढ़े जवान के लिए शायद अंग्रेजी की स्ट्रेंजर किस्म की जबान हो, बट फारसी उसके सबकॉन्शियस में कहीं बिखरी हुई पड़ी है, उसे समेट के एक कमांड देनी है, सेंटेंस बनता है फारसी में, दैट्स इट। क्योंकि अल्फाज उसके पास पहले से मौजूद हैं, वो ख्वाब बोलो तो समझता है, बेदारी बोलो तो समझता है, वो आबोदाना समझता है वो आदमी, ठीक है ना? ये सारे अल्फाज वो समझता है, और उसे ये पता नहीं है कि अल्फाज कहाँ से आते हैं। उसे ये बोलना आता है कि वहां जा रहे हो उनसे रसीद ले लियो, उसे ये पता नहीं रसीद किस जबान का लफ्ज है। राइट सर। रसीद एक रूट वर्ड है, उसे कहते हैं रसीदन, यानी पहुंचना। रसीद इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल पास्ट इन पर्शियन, पहुंच गया, मतलब ये है। रसीद नाम है किसी चीज के पहुंच जाने के एक्नॉलेजमेंट का। आप मुझे बताएं, इसके अलावा कुछ है? बताइए आप मुझे। रसीद नाम है किसी चीज के कहीं पहुंच जाने के एक्नॉलेजमेंट का। रसीद फारसी में वर्ब है, उसका मतलब है पहुंच गया, ही हैज पहुंच रीच्ड, गया। ये मतलब है। हर शादी ब्याह, हर जगह हर मौके पे लिखा होता है, बोला जाता है खुश आमदीद, खुश आमदीद। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लिखा होता है नहीं, वेलकम स्वागतम की जगह खुश आमदीद। हाँ जी। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। खुश और खुशी फारसी है। आमदीद इज टेकन फ्रॉम आमदन,
रूट है फारसी में टू कम। आमदीद यानी यू केम, आप आए। खुश आमदीद यानी आप बहुत अच्छे आए, बहुत खुश आए, बहुत अच्छा लगा आपको, आपको आता देख के हमें। ये पूरा फ्रेज, पूरा सेंटेंस है फारसी का ये। और आज किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमारी जबान में, ये देख लें आप। आमदीद इज टेकन फ्रॉम आमदन। फारसी में जितने भी रूट वर्ड हैं, जितने भी हैं, उन सब की एक पहचान है, उसके लास्ट में दन या तन होता है। आमदन, रफ्तन, खंदन, खोबिदन, खुफ्तन, खुर्दन, लास्ट में तन या दन ही सुनाई देगा आपको। जैसे आपसे कोई फॉरेनर पूछे कि जैसे आपकी हिंदी उर्दू में इत्तेफाक से दोनों में रूट वर्ड की क्या पहचान है, तो आप बहुत लोड लेके बताओगे, क्योंकि कभी जिंदगी में इस एंगल से सोचा नहीं है आपने अपनी जबान के बारे में कि रूट वूट क्या होता है। ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे सबकॉन्शियस में है ना हमारी जबान, तो हम क्यों सोचेंगे इसकी ग्रामर के बारे में, हमने जो बोल दिया वही ग्रामर है, हमारी अपनी जबान है। बट कोई फॉरेनर अगर पूछेगा तो आपको सोचना पड़ेगा यार क्या है रूट इसका, तो आप कहेंगे साहब ऐसा है, सिंपल और बता रहा हूँ, हर वो लोग जिसके लास्ट में ना लगे, आना जाना खाना पीना, ये रूट वर्ड है हमारे यहाँ। ऐसे ही फारसी में रूट वर्ड वही जिसके लास्ट में तन या दन आता है। आमदन, रफ्तन, खुर्दन, खबीदन, नविश्तन, नशिस्तन, ये सारे अल्फाज हैं। ठीक है। सो आमदन माने टू कम, आना। सिंपल पास्ट हम बनाते हैं आमद, आमद, आमदंद, आमदी, आमदीद, आमदम, आमदीन। सो आमदीद जो है वो खुशामदीद जो बोला जाता है, वो आमदीद है दरअसल। वो ये प्रोनाउंसिएशन का इशू है कि हम इसे ऐसे बोलते हैं, जैसे जितने भी अल्फाज हैं, जैसे हम इसे मेज कहते हैं, मैं घर में सोफे के बीच में बिल्कुल कब्र का सा फील आ रहा है, मैं ऐसे बैठा हूँ छोटी सी कुर्सी पे लैपटॉप रख के फर्श पे, कारपेट पे, ये मेज है मेरी रखी हुई, इसे हम मेज कहते हैं। लफ्ज फारसी का है और जिनका लफ्ज है वो मेज नहीं कहते, वो मीज कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मीज। मीज कहते हैं वो, हम मेज कहते हैं। ये हमारा टिपिकल इंडियन स्टाइल है, हम मेज कहेंगे इसको। लफ्ज फारसी का है, वो तीज कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तेज। बहुत तेज है ये चाकू बहुत तेज है, ये आदमी बहुत तेज है, वो तीज कहते हैं, प्लस फारसी का है। ठीक है। तो इस तरीके के मामलात हैं इस जबान के साथ के, आप कोई भी कीवर्ड आप उठा लेंगे किसी भी सेंटेंस का, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वो, किसी भी जबान का ले लें आप, किसी भी जबान का आप ले लें। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में किसी जगह का कोई नाम चेंज हुआ, तो उसकी फोटो में हमारे वो होम मिनिस्टर जी थे और चीफ मिनिस्टर थे वहां के। तो मुझे हंसी आ गई बस पढ़ के, मैंने कहा यार ये इन्हें कोई बताए कि फडनवीस साहब का नवीस भी फारसी है और शाह साहब का शाह भी फारसी है। ठीक है। सही कह रहे आप कैसे इसे बताया जाए, मुझे बताएं आप। फडनवीस साहब को जो नवीस है, नवीस नविश्तन मीन्स टू राइट, फडनवीस कोई कानूनी कार्रवाई में कुछ लिखने वाले को कहा जाता था कभी। या लफ्ज शाह, शाह मीन्स किंग इन पर्शियन। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये अपने सरनेम का भी कुछ कर लो भाई, तो कैसे चलेगा, ये तो टोपी पहना रहे हो जनता को तुम यार हैं, ये कैसे चलेगा। या फॉर एग्जाम्पल अभी एक ज़माने में आवाज़ उठी थी कि भाई वो क्या, रूह अफ़ज़ा मत खरीदो, मैंने एक वो शरबत बनाया उसका नाम है शरबत गुलाब, वो खरीद लो। अरे भैया तो ठीक है यार, तो बहुत अच्छी बात है, बट इसी के नाम के बारे में सोच लो, गुलाब भी फारसी शरबत भी फारसी भाई साहब। हैं। ठीक है, ठीक है, गुलाब भी फारसी है और शरबत भी फारसी है, दोनों फारसी है, किसी और जबान का लफ्ज नहीं है वो, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो बात यह है कि कितने ही सारे अल्फाज हैं, कितने ही सारे अल्फाज हैं कि जिनके बारे में नहीं पता है कि ये किस जबान की प्रॉपर्टी है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और इसका क्या होगा। ठीक है। और जहाँ तक फारसी का ताल्लुक है, अल्फ़ाबेट कितने हैं अगर याद रखना है आपको, तो आप हमेशा जहन में रखिएगा कि हमारे मुंह में दांत कितने होते हैं इंसानों के। 32 सर, 32। 32। 32 कहलाती है ना। हम्म। हाँ, फारसी में अल्फ़ाबेट भी 32 होते हैं। ठीक है। और इसकी आप क्रोनोलॉजी और उसकी
इसकी तारीखी सिलसिले को आप समझेंगे तो फॉर एग्जांपल अरबिक में 24, फारसी में 32, उर्दू में 38। कॉमन ये है इन तीनों जबानों में कि तीनों राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। अरबिक में 24 हैं, फारसी के 32 में वो 24 भी हैं जो अरबिक में है। ठीक है, प्लस उसके अपने में कुछ हरूफ हैं जो अरबिक में नहीं है, जैसे गाफ, जैसे जे, ये सब अरबिक में नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, उर्दू में हमारे कुछ ऐसे भी अल्फुरूफ होते हैं जो कि ना फारसी में ना अरबिक में ना वो टॉलरेट कर सकते ना वो बोल सकते जिंदगी में उसको, वो हमारे यहाँ है, वो हमारा हिंदुस्तानी तहजीब का और संस्कृति का हिस्सा है। टे डाल ये सब हमारा अपना है। ना अरबिक कंट्रीज में ना अरबिक कल्चर में ना अरबिक जबान में इसका ना कॉन्सेप्ट है, ना ये बोला जा सकता है, ना इसका कोई इस्तेमाल। दोनों जगहों पर वो ऐड होकर के हमारा अदद, हमारी गिनती हरफों की 38 पहुंच जाती है उर्दू में, वरना तीनों राइट टू लेफ्ट हैं। ठीक है। सो पर्शियन इज सॉर्ट ऑफ इंडो यूरोपियन काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जो कि स्क्रिप्ट का ओरिजिन इसका वही है जो अरेबिक है, राइट टू लेफ्ट है। राइट टू लेफ्ट से लिखना है हमें। ठीक है ना। और बहुत आसानी के साथ हमें इसे सीख लेना है, क्योंकि जो टास्क है वो सिर्फ हरूफ को और स्क्रिप्ट को पहचानना है। बाकी अल्फाज मैं बहुत सारे बोलूंगा, आप कहेंगे हमें पता है, ये तो बोला जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, ये लफ्ज हमें पता है। यानी मैं आपको बताऊं कि अलग अलग, मैं गुजरात गया तो हमारे कुछ कजन्स वगैरह वहाँ रहते हैं, बिजनेस वगैरह उनका वहाँ है, वरना तो है सब यूपी से ही। एक आदमी भागता हुआ जा रहा कि बोलता हुआ जा रहा था कि वो मैंने फरियाद लिखवाना चाहिए। मैंने अपने मामूजाद भाई से कहा, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है आदमी। कह रहा है यार बोल, तुम्हें भी यार कहाँ चक्कर में पड़े, वो FIR लिखवाने जा रहा है वो बोल रहा है। मैंने कहा यार बात FIR की नहीं है भाई, मैं तो अटक के रह गया हूँ। इसने बोला मैंने फरियाद लिखवाना, जो फरियाद फारसी है यार, और मेरी जिंदगी मेरा काम यही भाई, मैं तो उस लफ्ज में अटक के रह गया। बोले ऐसे तो बहुत सारे अल्फाज हैं। मैंने कहा "भैया, बहुत सारे अल्फाज फारसी के हैं, वो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, फरियाद प्योर फारसी लफ्ज है। तो मेरा जहन तो वहां चला गया ना कि यार ये बोला मैंने फरियाद लिखवाना चाहिए, वो बोल रहा है गुजराती, उसको ये पता नहीं कि जो कीवर्ड है इसमें वही फारसी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हर हर रीजनल लैंग्वेज में आपको ढेरों अल्फाज फारसी के मिल जाएंगे, बहुत सारे अल्फाज फारसी के मिल जाएंगे। मेरी एक पर्शियन स्टूडेंट थी महाराष्ट्र से, उसने आई मीन मराठी जबान के बहुत सारे अल्फाज मुझे बताया जो फारसी के हैं, इसको उसने निकाला था ढूंढ करके बाकायदा तौर से। तो तमाम हमारी रीजनल लैंग्वेजेस, पर्टिकुलरली उर्दू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं संस्कृत के साथ, बहुत ज़्यादा। यानी ये जो ऐनक है, ये फारसी और हिंदी संस्कृत तीनों में ऐनक कहलाती है, इसका कोई और नाम नहीं है। फारसी में भी इसको ऐनक कहते हैं, चश्मानी कहते हैं। और आज से नहीं, मतलब हजारों साल पहले से इसका फारसी में नाम ऐनक ही है, और हिंदी में भी यही है। ठीक है। Right, sir. मैं किसी क्लास में बोल रहा था, मैंने कहा भाई अ, फारसी में टहनी जो होती है, ब्रांच, उसको कहते हैं शाख। फारसी लफ्ज शाख। ठीक है। और मैंने कहा ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूं कि हम लोगों ने शाख से शाखा तक का सफर कैसे तय किया है। आप इसकी रूट्स में आप जाइए, ये लफ्ज कहाँ से कहाँ पहुंचा है ये, और आज किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। शाख के माने हैं ब्रांच के, टहनी के, जो किसी पेड़ में लगी होती है। Right, ठीक sir. है ना। और उसके बाद ये लफ्ज इंडियनाइज्ड होता है, शाखा में. डोमेस्टिकेट किया जाता है इसको, उसके बाद ये शाखा होता है, एक खास परिभाषा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बट मुझे उसकी पॉलिटिकल नैरेटिव से काम नहीं है। एज ए पर्शियन स्कॉलर, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस लफ्ज से मुझे सरोकार है कि ये लफ्ज कहाँ से कहाँ पहुंचा और क्या हुआ इसका। तो मैंने कहा ये सवाल आप पे छोड़ता हूं मैं कि आप ये शाख से शाखा तक का सफर कैसे तय हुआ, और इसमें कितने बरस लगे और कितनी सदियां गुजर गई, ये देखें आप कहाँ से आ रहा है लफ्ज ये। ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें थी फारसी जबान की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। और उसके बाद फिर कितने ही ऐसे लोग हैं जो रूमी और सादी और हाफिज के इश्क में रिटायरमेंट के बाद अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते वो फारसी के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे आ गए और पढ़ने लगे और उन्हें सीखा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने शायद आपसे जिक्र किया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत के लेक्चरर थे, हैं, यंग मैन हैं।
डॉक्टर बलराम शुक्ला, उन्होंने मेरे सामने अलिफ बे, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने स्क्रिप्ट है भी, अलिफ बे है ना, इस तरह उन्होंने सीखा। 3 बरस में वो आदमी फारसी से संस्कृत श्लोक में ट्रांसलेशन करने लगा, आई मीन संस्कृत के श्लोक का फारसी में ट्रांसलेशन करने लगा, और फारसी शेरों का संस्कृत में ट्रांसलेशन करने लगा वो आदमी। इस वक्त वो इंडियन एम्बेसी तेहरान में, ईरान में, इंडिया का कल्चरल काउंसलर है। ही इज अ डिप्लोमैट। 3 साल की डिप्यूटेशन में फिर लौट आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा संस्कृत। बट फारसी सीखने से उसका क्या हुआ ये देखें आप। मतलब वो अपने यहाँ गोरखपुर में माट साहब कहलाते, और यहाँ जो है वो माट साहब जो है ना, ये हमारे पूर्वी यूपी का एक खास टोन है। टीचर को बुलाते हैं माट साहब, और माट साहब का हाल है, ठीक है ना, तो माट साहब कहलाते हैं। यहाँ संस्कृत पढ़ाते हो, घर चले जाते शाम को, बस यही होता। एक और जबान सीखी उन्होंने, और वो कहाँ पहुंचे ये देखें आप, ठीक है। या एक एक बुजुर्गवार हैं हमारे अपने ही, क्या कहते हैं, इसी एकेडमी से जुड़े हुए लोगों में है। आई होप कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मनमोहन सडाना जी, राजू जी जिन्हें कहते हैं हम लोग, है ना, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। वो रिटायरमेंट के बाद वो रूमी के अशार को फारसी में ट्रांसलेशन में पढ़ते थे, और उसके बाद उन्होंने क्लास ज्वाइन की, और आज के दिन वो कई सारी चीज़ें मुझसे उसी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं फारसी में, वो व्हाट्सएप पे और लिखते हैं मुझे, और बात करते हैं फारसी में। मीन्स कि अगर विदाउट एनी हैविंग एनी बेसिक नो हाउ, स्क्रैच से शुरू करके इवन पोस्ट रिटायरमेंट भी कोई आदमी अगर इतनी सीख सकता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं। अंग्रेजी के मुकाबले में कम अजनबी है ज़बान, चूंकि इसके अल्फाज हमें पता है, सिर्फ एक कमांड देना है और चीज़ों को सही जगह रखना रखना है, सेंटेंस हो जाएगा फारसी का, कोई उसमें मसला नहीं है, कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जबान को पहचानेंगे, वैसे वैसे हमारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये आई मीन अल्फ़ाबेट आपके सामने है, किताब मौजूद है, मीना वन और उसके तूती वन, और उसके ज़रिए से हम लोग पढ़ेंगे। किताब भी ऐसी है जो मॉडर्न लैंग्वेज सिखाती है, और वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है इंडियंस के लिए। एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने तेहरान में बैठ के किताब लिखी है ऐसे इंडियंस को जो फारसी सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स, नेम, बहुत सारी चीज़ें आपको इंडियन दिखाई देंगी, ठीक है, और फिर आप उसको सीख पाएंगे। ओके। मेरी आज की जो भी बातें थी उस पर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ कुछ आपके जहन में कोई बात आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर वो बुक आप प्रोवाइड करेंगे कौन सी ऑनलाइन, वाली? तूती जो आप बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो तो होनी चाहिए, तूती वाला होनी चाहिए, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, आप ग्रुप में भेज भेज दूंगा, दीजिए। ग्रुप से आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।